नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट न्यूज फैक्ट्स का। फास्ट न्यूज फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ रुबिका। नोट बैन पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दे दिया है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों तक नए नोट नहीं पहुंचने दे रही है। ओवैसी का आरोप है कि सरकार धर्म के आधार पर उन एटीएम्स में पैसे नहीं पहुंचा रही है जो मुस्लिम बहुल इलाके। नोट बैन पर ओवैसी का कम्युनल कार्ड। नोट से ओवैसी कर रहे हैं वोट का इंतजार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नोट बैन पर बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने नोट बैन के मुद्दे को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोले जाते और अगर बैंक खुलते भी हैं तो वहां से मुसलमानों को लोन नहीं मिलता। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। ओवैसी ने अपने भाषण में कैशलेस इकोनॉमी का विरोध किया। इस पर किसी को ऐतराज नहीं है, अपनी राय रखने का अधिकार सबका है। पेटीएम का विरोध करने का हक भी ओवैसी को है। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी किस आधार पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश में मजहब के आधार पर एटीएम मशीनों का बंटवारा कर दिया गया है। हर जगह जाते, कभी हंसते, कभी रो देते, कभी फकीर बोलते, कभी बोलते कैशलेस इकोनॉमी। कई की कैशलेस इकोनॉमी? पैसा ही नहीं है जेब में तो कैशलेस ही हो गए ना। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई इलाके की आबादी के हिसाब से, न कि धर्म के हिसाब से हर जगह बराबर पैसा भेज रहा है। अगर उनकी कोई विशेष शिकायत है तो वो सरकार को बता सकते हैं। पैसे जो है वो सभी इलाकों में पहुंच रहे हैं और ये हिंदू एरिया है, मुस्लिम एरिया है या इस जाति का है, इस धर्म का है, इसको देखकर नहीं है। जहां है हर जगह पर बराबर से जा रहा है। अगर उनकी कहीं स्पेसिफिक कोई शिकायत है, किसी एरिया के बारे में शिकायत है तो वो सरकार को बता सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओवैसी हमेशा से ही मुस्लिम वोटों के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। ओवैसी जी का बयान तो हमेशा इसी तरह का आते रहता है। वो हर चीज मुस्लिम एंगल से ही देखने का काम करते हैं। तो उनके बयान पर मुझे तरस आता है। एटीएम में पैसे नहीं हैं, ये पूरे देश में आज ये हालात पैदा हो गई है। तो ये कोई एक इलाके की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की हालत पैदा हुई। ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने नोट बैन के बाद पहली बार कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर इस मुद्दे पर अपने विरोधी सुर लोगों को सुना चुके हैं। 9 नवंबर 2016 को नोट बैन लागू होने के बाद कहा कि सरकार के फैसले से गरीब और मध्यवर्गीय परिवार मुश्किल में पड़ गए हैं। 16 नवंबर 2016 को ओवैसी ने कहा कि सरकार को नोट बैन के ऐलान से पहले लोगों को कुछ दिन का वक्त देना चाहिए था। 2 दिसंबर 2016 को कहा कि पीएम मोदी खुद को सुल्तान और देश की जनता को गुलाम मानकर फैसले ले रहे हैं। इसलिए एटीएम के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि एटीएम जो है उसमें मुसलमान को या हिंदू को तफरीक हो रही है, क्योंकि एटीएम में जो लाइन में लगा है बगैर लाइन किसी को नहीं मिल रहा। मेरा लड़का कल मुझसे कह रहा था कि भाई हमको लाइन लंबी लगी, हम नहीं ले पाए वहाँ से पैसा। क्यों न माना जाए कि जानबूझकर ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों के सामने दिक्कतें बरकरार रहें ताकि उन जैसे लोग इस आधार पर भड़काऊ बयान देते रहें। क्या ओवैसी दरअसल चाहते ही नहीं हैं कि मुसलमानों की समस्या खत्म हो, क्योंकि इससे शायद उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसे पहली बार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी के मोबाइल ऐप पर हुए सर्वे पर भी सवाल उठा चुके हैं। जयपुर में 2 अलग अलग जगह हुई छापेमारी में 92 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सीबीसीआईडी की टीम ने कमीशन पर नोट बदलने का काम करने वाले दीपक, संदीप और आयुष नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 64 लाख रुपए के नोट बरामद हुए हैं। इनमें से 58 लाख रुपए के नोट नए हैं। 3 व्यक्तियों के कब्जे से 64 लाख रुपए डिटेन किए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी है। इसकी अग्रिम कार्यवाही
आयकर विभाग करेगा। दूसरी कार्रवाई वैशाली नगर थाने की पुलिस ने की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पर बीकानेर के एक व्यापारी के साथ लूटपाट करने का आरोप है। तलाशी के दौरान इनके घर से 28 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों को उग्रसेन और संदीप को गिरफ्तार किया है और उनकी सूचना और कब्जे के आधार पर अब तक 28 लाख रुपए बरामद हुए हैं और एक और अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश सरगर्मी से जारी है। इससे पहले भी देश भर में अब तक लाखों रुपए की बरामदगी हो चुकी है। नोट बैन के बाद से अब तक देश भर से करीब 240 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए जा चुके हैं। कमीशन पर नोट बदलने या काला धन रखने के आरोप में 8 नवंबर के बाद से करीब 65 लोग गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए हैं। नोट बैन के बाद 2000 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा हो चुका है। चेन्नई से अभी भी सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। आयकर विभाग की टीम ने 8 जगह छापेमारी कर करीब 130 करोड़ रुपए बरामद किए। उधर बंगाल की खाड़ी से उठा वर्धा तूफान, उसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब तूफान कमजोर पड़ता जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हालात को लेकर बात की है। चेन्नई में सेना राहत के काम में जुट गई है। अगले कुछ घंटों तक तूफान का असर दोनों राज्यों में रहेगा। तमिलनाडु में 8000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आधी रात के बाद तूफान का असर कुछ कम होगा। भारत सरकार की और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी सब एजेंसीज जो है उसके लिए जो कुछ करने योग्य है सारा कुछ कर रही हैं। सबको जानकारी दी गई है, उसके जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो लिए गए हैं। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हर 3 घंटे हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हमारा बुलेटिन इशू कर रहे हैं और आज सुबह से हम आवरली अपडेट इशू कर रहे हैं और ये साइक्लोन डप्लो वेदर रडार चेन्नई के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सुलूरपेटा में हाईवे से गुजर रहा टैंकर तूफान की रफ्तार नहीं झेल पाया। बीच सड़क पर वर्धा की चपेट में आकर तेल से भरा ये टैंकर पलट गया। चेन्नई आने वाली करीब 50 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। चेन्नई में लोकल ट्रेनों को पूरी तरह बंद करना पड़ा। लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर पड़ा। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में करीब 8000 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश में तूफान की वजह से 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशंस आज रात 9 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। यूके में रहने वाले लोगों के दावे से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। यूके में जम्मू कश्मीर अमन फोरम का दावा है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को भेजने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देता है। जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी ने यह भी दावा किया कि जिन आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी है उन्हें पीओके में खुली छूट दी गई है। खुली छूट दी गई है। किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के देखते हैं एलओसी। आतंकवाद को किसी देश ने अगर बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को किसी ने पाला और पोसा है तो वो पाकिस्तान ही है। और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक या गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इसकी तो तहकीकात जरूर करनी चाहिए और मैं आशा करूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां, सरकार, फौज, बीएसएफ इस बात पर एकदम ध्यान देंगे और पता करेंगे कि आगे क्या क्या इन्होंने बताया है। अगर इस व्यक्ति से किसी तरीके से संपर्क हो पाता है, जो भी आतंकवादी को हिंदुस्तान में दाखिल किया जाता है उसको साफ तौर पर नजर आता है कि वो उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे हैं। उसको मोटिवेट किया जाता है पैसे के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से और जन्नत के लालच के माध्यम से। पीओके में आए दिन पाकिस्तान विरोधी आवाज उठती रहती है। पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों पर जुल्म करती है। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद समेत सीमा से सटे कई इलाकों में जैश, लश्कर समेत आतंकी संगठनों के टेरर कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है।
खुफिया एजेंसी के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पाकिस्तान या POK में लॉन्च पैड पर आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को देखा गया है। ये लॉन्चिंग पैड नियंत्रण रेखा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पुंछ, मच्छल और उरी में सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नौशेरा, केरन सेक्टर, गुरेज, तंगधार और रामपुर सेक्टर में भी सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक करीब ऐसे 42 लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। आतंकी इस लॉन्चिंग पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। 29 सितंबर को सेना के पैरा कमांडोज ने POK पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए थे। करीब 40 आतंकी मारे गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च पैड से आतंकियों को टेरर कैंप में शिफ्ट कर दिया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये सभी लॉन्च पैड्स नदी या फिर जंगल के आसपास है ताकि जम्मू कश्मीर में दाखिल होने में आतंकियों को फायदा मिल सके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI के प्रमुख रिजवान अख्तर को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार रिजवान अख्तर की जगह ISI के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही ये माना जा रहा था कि रिजवान अख्तर को वक्त से पहले ही हटाया जा सकता है। अख्तर ने नवंबर 2014 में पद संभाला था। उन्हें 3 साल तक ISI प्रमुख रहना था। ये होना ही था क्योंकि कमर जावेद जो है ये चाहेंगे कि उनके पसंद का ISI चीफ, और जिसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्रवाइयाँ वही रहेंगी, ISI चीफ कोई भी रहे, लेकिन पाकिस्तानी जो है ये हमारी तरफ जो टेररिस्ट है भेजते रहेंगे। इसके मतलब ये नहीं है कि भारत की तरफ आतंकवाद आने में कुछ कमी होगी या इस तरह की कोई बड़ी नीति में परिवर्तन होगा। बाजवा साहब भले चाहें, लेकिन ये कि पूरी आर्मी का जो नेचर है वो बहुत एंटी इंडिया है। हिंदुस्तान के विरुद्ध वो सोचती है, वो काम करती है। नवीद मुख्तार 1983 में पाकिस्तान सेना की आर्म्ड कॉर्प्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। नवीद मुख्तार क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। नवीद ISI की काउंटर टेररिज्म विंग के भी चीफ रह चुके हैं। उन्हें इंटेलिजेंस का काफी अनुभव है। ISI से हटाने के बाद रिजवान अख्तर को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिल्ली के एक लॉ फर्म से 13 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद आज इसके मालिक रोहित टंडन से इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के 10 अधिकारी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन के घर पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन के 18 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिनमें से एक विदेश में हो सकता है। अगर विदेश में खाते की बात सही साबित होती है तो टंडन पर काले धन के नए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आई है कि गाजियाबाद के बिल्डर के साथ इनके संबंध है और जो नोट बरामद किए गए हैं वो गाजियाबाद के जो बिल्डर हैं उनके भी हो सकते हैं। इस बात की भी जानकारी की जा रही है। शनिवार को रोहित टंडन के यहाँ छापेमारी में जो 13.5 करोड़ मिले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा नए नोट में हैं। रोहित टंडन दिल्ली के लॉ फर्म टंडन एंड टंडन के मालिक हैं। कंपनी के दफ्तर विदेश में भी हैं। रोहित टंडन के पास से 150 करोड़ से ज्यादा के काले धन का पता अब तक चला है। 2 महीने पहले इनकम टैक्स के छापे के दौरान टंडन ने करीब 125 करोड़ काले धन की बात मानी थी। 2 हफ्ते पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने रोहित टंडन के बैंक खाते से 19 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इनकम टैक्स विभाग के अलावा ईडी भी रोहित टंडन के खिलाफ जांच कर रहा है। टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच को 1 पारी और 36 रन से जीत लिया है। इंग्लैंड टीम की दूसरी इनिंग 195 रन पर सिमट गई। अश्विन ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट झटके। मैच में शानदार परफॉर्म करने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। इंग्लैंड ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 631 रन बनाए। मैच में जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। ये भारत के इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत होगी। It was really satisfying. It was a test of patience. But at the same time, knowing we are 2-0 up, but again, we can't take anything for granted. Going into the last test, you don't want to leave one test with the opposition still having a chance to level the series. कल इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन के विराट कोहली पर दिए एक बयान पर विवाद हो गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंडरसन ने कहा था कि भारतीय पिच की वजह से कोहली फॉर्म में है। इसी मुद्दे पर आज भी मैदान में तनातनी दिखी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुल मिलाकर अगर इंग्लैंड की टीम 400 रन कर सकती थी तो 600 भी कर सकती थी। कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स और बैट्समैन ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इवन विकेट्स हैं। अगर आप देखिए पहला मैच राजकोट में देखें, भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने खेला, मैच को बचाया। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट जीतकर विराट कोहली ने 29 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 17 मैचों में एक भी टेस्ट नहीं हारी और अश्विन ने 24 बार 5 विकेट लेकर कपिल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सीरीज का आखिरी मैच 16 दिसंबर से चेन्नई में होगा।